पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको MIS भी बोलते हैं। MIS का स्टैंड पर यही है जो मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके क्रेडिटर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज क्रेडिटर्स? आवर्स का मतलब घंटे के। इस सब्जेक्ट को हमने एक वीक में कितने घंटे पढ़ना है? 3 आवर्स हमने पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। लेकिन अब इसकी डिवीजन कैसे हुई है? ये वाला जो फर्स्ट पोर्शन होता है ये हमें थ्योरी को बेस करवा रहा होता है, और नेक्स्ट जो पोर्शन होता है ये लैब वर्क को करवा रहा होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे 3 के 3 हमने जो थ्योरी में लिख दिए हैं ये कंसीडर करवा रहा है कि ये टोटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। थ्योरी बेस्ड हमारे पास कोर्स मौजूद है और इसमें कोई लैब नहीं है, जीरो कंसीडर हो रही है। तो इसमें हम टोटली ये देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल थ्योरी में कि हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या है, कितनी चीजों को डिस्कस किया गया है, किन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की थी उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने किन चीजों को डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू। एंड सोशल इश्यूज इन इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक एथिकल या सोशल इश्यूज कौन कौन से हमें पेश आते हैं एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर रहते हुए, किन प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है, या कौन सी मोरल वैल्यूज हैं जिनको हमें देखकर अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम बिल्ड करना पड़ता है। नंबर 1 पे अब जब यहाँ पे हम लोग इसकी देखते हैं स्लाइड्स पे, अंडरस्टैंडिंग एथिकल एंड सोशल इश्यूज रिलेटेड टू सिस्टम्स, अ मॉडल फॉर थिंकिंग अबाउट एथिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। 5 moral dissemination of information is information rights and obligation, property rights and obligations। अच्छा, ये हमारे पास था। अब इसको 1 by 1 करके डिस्कस करते हैं। मॉडल फॉर थिंकिंग अबाउट एथिकल एंड सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। एक मॉडल जब हम कोई भी बिल्ड करते हैं ना, उसमें हमने एथिकल इश्यूज को भी देखना है, सोशल को भी देखना है और पॉलिटिकल इश्यूज को भी देखना है। पॉलिटिकल इश्यूज क्या होते हैं कि एक जब आप पार्टी बिल्ड कर रहे हो, आप चीज़ों को लेके चल रहे हो, आपका जो सिस्टम है वो उसके मुताबिक वर्क कर रहा है, क्या आपके खिलाफ कोई साजिश तो नहीं चल रहा, या फिर आपके सिस्टम को कोई तोड़ना तो नहीं चाह रहा आपका ऑलरेडी जो बिल्ड सिस्टम है। एथिकल में क्या आता है कि मॉरल वैल्यूज के अंदर रहता है हम किस तरह से काम चलते हैं। अब जब सोशल देखते हैं तो सोशली आप लोग दुनिया के साथ कैसे कनेक्टेड करते हो, अपने सिस्टम को कैसे वर्क करवाते हो, इसको हम लोग अपने सोशल एथिकल इश्यूज कहते हैं। आप जब हम एक मॉडल बनाते हैं इनके बारे में हमें इन 3 चीजों के बारे में सबसे पहले सोचना पड़ता है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है उसमें आता है 5 मॉरल डिटर्मिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, प्रॉपर्टी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आ जाती हैं। पहले तो हम यही कहते हैं कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन के राइट्स हैं वो हमें पता हो कौन कौन से हैं, उनकी वैल्यूज क्या हैं, उनके ऑब्लिगेशंस क्या हैं, प्रॉपर्टी के राइट्स क्या हैं। फिर उसके बारे में हम लोग ऑब्लिगेशंस कैसे लेके चल रहे हैं, अपनी चीज़ों को बना कैसे रहे हैं, काम को कैसे लेके चल रहे हैं। हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी, हमें पता हो कि हमने क्या प्रॉपर्टी खरीदी, किस तरह की हमने प्रॉपर्टी खरीदी, उसके ऊपर क्या हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई हो रहे हैं जो हमारे सिस्टम को बिल्ड करवा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। हमारा अकाउंटेबिलिटी या कंट्रोल क्या, हमारा सिस्टम कैसे बिल्ड कर रहा है, अकाउंट्स को कैसे लेते हुए हम सिस्टम को कैसे चला रहे हैं, कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, सिस्टम क्वालिटी क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ QOL जिसे हम बोलते हैं। पहले हमने ये देखना है कि हमारे सिस्टम की क्वालिटी क्या है, किस तरह से हमारा सिस्टम बिल्ड कर रहा है। फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारे सिस्टम की लाइफ की जो क्वालिटी है वो किस तरह से काम को लेके आगे जा रही है। की टेक्नोलॉजीज ट्रेंड दैट रेज एथिकल इश्यूज। जितने भी हमारे टेक्नोलॉजीज के ट्रेंड्स हैं वो हमें एथिकल इश्यूज पे लेके आते हैं, हमारे इश्यूज को रेज करवाते हैं, हमारे सिस्टम्स को देखने में हमारी हेल्प आउट करते हैं, चीज़ों को बिल्ड करने में, काम को आगे लेके जाते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, प्रॉपर्टी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, system quality, quality of life, political issues, social issues, ethical issues, information technology and system, individual, society and पॉलिटिकल। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम को हम देखते हैं, उसके अंदर कौन कौन से आ रहे हैं। मैंने अभी आपको कहा था जब भी हम कोई काम बिल्ड करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर या मॉडल हम बनाते हैं सिस्टम का, तो हमें 3 चीज़ों को बेसिक देखना पड़ता है, पॉलिटिकल, सोशल एंड एथिकल। इन 3 सिस्टम्स को देखते हुए हम आगे वर्क करवाते हैं। पहले तो हमारे पास आता है कि इन्फॉर्मेशन के राइट्स क्या हैं, उनके ऑब्लिगेशन क्या है, क्या वैल्यूज हैं, किस तरह हम रहते हुए वर्क करते हैं। फिर प्रॉपर्टी के राइट्स क्या है, उनके अंदर ऑब्लिगेशन क्या लगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लगे। फिर सिस्टम की क्वालिटी कैसे वर्क कर रही है, उनकी अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल क्या है, क्या हमने उस वाले से वर्क किया है, उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ है। ये देखिए ना, 1 by 1 करके पूरा सर्कल चलता है। पहले आप एथिकल इश्यूज को देखते हैं तो साथ ही आप देखते हो कि इंडिविजुअली तो नहीं आ रहे, किसी एक 1% पे काम करें। जब हम सोशल इश्यूज को देखते हैं तो फिर हम देखते हैं पूरी सोसाइटी को बिल्ड करवा रहे हैं, चीज़ों को कैसे लेके चल रहे हैं। फिर जब हम पॉलिटिकल इश्यूज को देखते हैं तो उसमें पॉलिटिकी यानी कि पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हो जाते हैं।
अब जब हम इस काम की बात करते हैं तो इन्फॉर्मेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, यानी कि जब इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उनके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। हमने 5 टर्म्स का जिक्र किया था ना, तो ये 5 टर्म्स ये नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। नंबर 1 पे आता है इन्फॉर्मेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, नंबर 2 पे प्रॉपर्टी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, नंबर 3 पे सिस्टम क्वालिटी, नंबर 4 पे क्वालिटी ऑफ लाइफ, नंबर 5 पे आता है अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। इन्फॉर्मेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की बात करें तो ये वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं जो रूल्स एंड सिस्टम्स के ऊपर लग रहे हैं और हमारे सिस्टम को बिल्ड कराने में हमारी हेल्प करें। प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि पूरे सिस्टम के अंदर अपनी प्रॉपर्टी कैसे बन रही है, काम को कैसे लेकर जाया जा रहा है, उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कर रहे हैं, सिस्टम की क्वालिटी क्या है, क्या सिस्टम कैसे बिल्ड कर रहा है, चीजों को कैसे लेकर चल रहा है, इसको हम कहते हैं। अब अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल की बात करें तो अकाउंटेबिलिटी कैसे बन रही है, काम को कैसे बिल्ड किया जा रहा है। एक हमारे पास सिस्टम है, उसमें अकाउंट्स का काम भी आता है, उसमें बजट का काम सिस्टम देखा जाता है, उसकी क्वालिटी क्या है, उस पूरे सिस्टम की लाइफ क्या चल रही है, किस हवाले से। अब जब हमने एक सिस्टम की क्वालिटी बिल्ड की तो हमें इतना पता होना चाहिए कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है, यानी कि इसकी लाइफ क्वालिटी कितनी अर्से तक बिल्ड रहेगी, कितना अर्से तक ये हमें गारंटीड काम चलाएगा। अब अकाउंटेबिलिटी में हमने बजट देखना है, उसी बजट के अंदर रहता है, हमने उस चीज को कंट्रोल करना होता है, इसको हम अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल का नाम देते हैं। ये सारे सिस्टम से जिनको हमने रखा है। अब ये जितना भी कहा था कि हमने की टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स दैट ट्रेस एथिकल इश्यूज, अच्छा यहाँ पे जितनी भी की टेक्नोलॉजीज हैं जिनका इधर जिक्र आया कि ये हमारे पास एथिकल इश्यूज जो होते हैं ना, तो हमारे मॉरल वैल्यूज पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्रिएट कर सकती हैं। नहीं, इसको दूर करने का यही इशू होता है कि हमने इसको कंसीडर करना है कि जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन हो वो राइट हो, हमारे प्रॉपर्टी राइट्स लीगल हो, उनका रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई किया, सिस्टम की क्वालिटी हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो कि आपकी क्वालिटी किस तरह से चल रही है, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल हो कि हमारा बजट विद इन टाइम हो रहा है, एंड कंट्रोल के मतलब जो हमने टाइम सोचा है उस टाइम के हवाले से हम वर्क कर रहे हैं, इसको हम लोग इस तरह से लेके चल रहे हैं। फाउंडेशन ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस डेटाबेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब यहाँ पे डेटाबेस इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जब इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हो जाती है तो वो एक बिजनेस क्रिएट करते हैं। तो वो बिजनेस कैसे बनता है, किस तरह से काम को आगे लेकर जाया जाता है, इसको हम देखते हैं। लेट्स सी फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डाटा इन ट्रेडिशनल फाइल इन्वायरमेंट। अब जो ट्रेडिशनल फाइल इन्वायरमेंट था वो मैनुअल सिस्टम था, वो चलता था, लेकिन इसमें क्या था कि आपके फाइल्स रिकॉर्ड्स रखे जा रहे हैं, पेजेस को बिल्ड किया जा रहा है, उसके अंदर ही अंदर आपको एक के बाद दूसरा पेज जोड़ा जा रहा है, फिर उसके बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन फाइल की जा रही है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट में आता है कंप्यूटर और सिस्टम यूजेस हायरार्कीज। कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन सी हायरार्कीज को यूज किया जाता है, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस, कि आप किस तरह से फील्ड बना रहे हैं, आपका रिकॉर्ड क्या चल रहा है, फाइल क्या है और डाटाबेस क्या है। अब फील्ड क्या होता है, फील्ड का मतलब होता है इसमें करेक्टर्स आना, यानी कि ए बी सी के जो सिंगल करेक्टर्स होते हैं ना, लाइक दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक में दिस के अंदर 4 करेक्टर्स आ रहे हैं, टी एच आई एस, ये हमारे पास ग्रुप ऑफ करेक्टर्स है। रिकॉर्ड्स आ जाता है, रिलेटेड फील्ड्स है। आपके पास जब इन करेक्टर्स की फील्ड यानी कि एक के बाद एक करेक्टर जोड़ा जाएगा, उसका सेट जोड़ा जाएगा, तो उसको हम रिकॉर्ड का नाम देते हैं। फाइल क्या आता है, ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ सेम टाइम के, हमने एक ही टाइप का हमने फाइल के अंदर रिकॉर्ड डालना है। डेटाबेस में ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइल क्या करना है, एक रिलेटेड फाइल्स के अंदर पिछली टाइप के रिकॉर्ड को जोड़ते हुए अगला हमने क्या करना है, उसका रिकॉर्ड बनाना है चीजों। हमारे पास आते हैं रिकॉर्ड में डिस्क्राइब एज एन एंटिटी, एंटिटी के तौर पे डिस्क्राइब किया जाता है। एंटिटी नाम से ही जाहिर है कि एंटिटी क्या होगी, एनीथिंग, प्लेस, पर्सन, एनी जो लिविंग थिंग है ना, उसको हम एंटिटी का नाम दे सकते हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों चीजें आ जाती हैं इसमें। लाइक हमारे पास कोई कार है, वो भी एक एंटिटी है विच आप जो स्टोर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। कार में क्या हो सकती है इन्फॉर्मेशन स्टोर, उसका मॉडल क्या है, उसका कलर क्या है, उसका जो है हमारे पास जो टायर्स है उनकी स्पीड क्या है, इस वाले से उसकी कितने ऑयल में कितने टेल में चल सकती है, इसका हिसाब से कहता है एट्रीब्यूट्स ईच कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी डिस्क्राइब एंटिटी। एंटिटी अब मैंने जो इसका बताया ना कि कितने पेट्रोल पे चल सकती है, कितना इसके किलोमीटर इसने तय करना है, तो इसको ही एट्रीब्यूट्स का नाम देते हैं। एट्रीब्यूट्स डेट एंड आर ग्रेड बिलोंग टू एंटिटी कोर्स। एट्रीब्यूट्स के जितना भी डेट या ग्रेड है वो किसके साथ बिलोंग करते हैं, एंटिटी कोर्स के साथ बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन ट्रेडिशनल फाइल एनवायरनमेंट। अच्छा, अब ये डायग्राम है जो कि हमें दिखाई गई है, हमें यहाँ से है कि स्टूडेंट का डाटाबेस है और उसके ऊपर हमने स्टूडेंट का जो डाटाबेस है हमने इसके ऊपर कैसे बिल्ड करवाना है, हमें ये देखना है कि हमारे पास डाटाबेस है, फाइल है, रिकॉर्ड है, फील्ड, बाइट एंड बिल्ड।
बिट हमारे पास सबसे छोटा यूनिट होता है किसी भी सिस्टम के अंदर। अब ये कोर्स फाइल है और फाइनेंशियल फाइल, पर्सनल फाइल। अच्छा, अब एक जो स्टूडेंट है उसका पता हुआ उसने कौन कौन से कोर्सेज लेने हैं, उसके वाले से कैसे डील करना है, कि उसने किस कोर्सेज को पढ़ना है, किस सेमेस्टर में पढ़ा, कितने में फेल हुआ, कितने में पास हुआ, किस टाइम पे पेपर दिया, ये उसकी डीलिंग होती है। फाइनेंशियल में आता है उसके फीसेस क्या थे, उनके वाउचर्स क्या थे, किस तरह रहते हुए उसने अपनी फीसेस एंड वाउचर्स को दिया। पर्सनल फाइल में क्या आता है कि आप लोग पर्सनली कैसे डील करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट आईडी, कोर्सेज, डेट एंड ग्रेड, ये सारा कुछ आता है। फिर ये इसी के बारे में बताया हुआ है कि देखें कोर्स की फील्ड क्या है, उनके लेटर्स क्या है आपकी में, ये सारा कुछ इसके अंदर डिस्क्राइब किया गया है। अब कंप्यूटर सिस्टम्स ऑर्गेनाइज डाटा इन ए हायरार्की दैट स्टार्ट विद द बिट व्हिच रिप्रेजेंट आइदर 0 or 1. Bit can be a group to form a byte to represent one character, number or symbol. Byte can be grouped to form field and related fields can be grouped to form a record. Related records can be collected to form a file. Related files can be organized into database. अच्छा, इसमें देखें कितनी सारी बातें एक साथ कह दी हैं। पहले तो वो कहता है कि बिट जो भी होती है ना हमारे पास ऑर्गेनाइज करने के लिए हायरार्की, वो हमेशा बिट से स्टार्ट होती है। बिट क्या होती है वो, या हमारा हमें पता है कंप्यूटर ना दो चीजों पे वर्क करता है, 0 या 1, या बिट 0 होगी या 1 होगी, इस वाले से वर्क करता है। बिट कैन बी अ ग्रुप, हाँ जी, ये ग्रुप हो सकता है फॉर्म में बैट करने के लिए, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक करेक्टर को। बाइट बिट जब ना उनका ग्रुप बनाया जाता है तो वो एक बाइट बनाता है जिसमें करेक्टर्स आते हैं, नंबर्स या सिंबल्स etc आ जाते हैं। बाइट को ग्रुप किया जाता है फॉर्म में फील्ड से। रिलेटेड फील्ड्स कैन बी अ ग्रुप टू फॉर्म अ रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड के अंदर रहते हुए। रिलेटेड रिकॉर्ड जितने भी होते हैं वो कलेक्ट करते हैं एक फाइल से, और रिलेटेड फील्ड फाइल जितनी भी होती हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है एक डेटाबेस में, जो कि हमारे पूरे सिस्टम को वर्क करवाने में हमारी हेल्प करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहा है, सिस्टम को कैसे लेकर चल रहा है। जब हम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में आते हैं ना, हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। वो प्रॉब्लम्स कौन सी आती हैं वो हम देखते हैं। नंबर 1 पे आती है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में फाइल मेंटेन सेपरेटली बाय डिफरेंट भी यही पड़ता है। लेकिन ये काम क्या, अगर इसमें कोई मिस्टेक हो ना तो हम दोबारा इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके काम कर सकते हैं। तो उसने क्या था, हमें नए सिरे से काम करना पड़ता था, हमारा पेपर वर्क जो था वो ज्यादा होता था, कॉस्ट ज्यादा लगती थी। डाटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, हाँ जी, डाटा की डुप्लीकेशन। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन के चांसेस होना। इनकंसिस्टेंसी मतलब सेम आरटी आपके पास वो कंसिस्टेंट नहीं डाटा जा रहा, कि आपके एक डाटा फाइल में कुछ डाटा लिखा है दूसरे में कुछ हो सकते हैं। जब हम सेव करेंगे तो हम क्या करेंगे कंप्यूटराइज्ड में, तो हम उसकी चेंजिंग साथ साथ करते जाते हैं। जब डाटा रिडंडेंसी की बात करें तो इसका नाम ही उसने क्या, प्रेजेंस ऑफ डुप्लीकेट डाटा इन मल्टीपल फाइल्स। सम एट्रीब्यूट्स हैज डिफरेंट वैल्यूज, सेम एट्रीब्यूट्स की डिफरेंट वैल्यूज मौजूद होती हैं। प्रोग्राम डेट डिपेंडेंस, प्रोग्राम की डेट डिपेंडेंस क्या होती है, डाटा कैसे चल रहा है, काम को कैसे लेकर जाया जा रहा है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन ट्रेडिशनल फाइल इन्वायरमेंट। ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग में आता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, यूजर्स आ जाती हैं, सब यूजर्स बताएंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज, सेल्स एंड मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग आ जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर 2 प्रोग्राम 1 है, वो डिस्कस करता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को, कि हमने डिलीवर क्या करेंगे, मास्टर फाइल्स हैं, ए टू जी जिसमें डाटा एलिमेंट्स हैं, यानी कि फाइल्स रखी गई हैं, आपकी डायवर्सिटीज क्या जा रही हैं, अपनी एप्लीकेशन क्या रही है। अब ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर भी फाइल जा रही है, प्रोग्राम 2 में आता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि एम्प्लॉयज का डाटा आ जाता है, एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड रखा जाता है। सेल्स एंड मार्केटिंग में हमने सेल्स एंड मार्केट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है कि आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग में हम उसको चीज को बना कैसे रहे हैं, हमने उसकी पब्लिसिटी कहाँ से की, मतलब क्या है कि उसका खाम माल हमने कहाँ से लिया, उसको बनाने में प्रोसेस करने में हमें कितना अरसा लगा, सारी चीजें जो आती हैं वो इसके अंदर आती हैं। इसको हम लोग ऐसे डील करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है द यूज ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो आता है encourages each functional area in a corporation to develop specialized applications and files. Each application requires a unique data file that is likely to be subset of the master file. These subset of the master file lead to the data redundancy and inconsistency, processing inflexibility and wasted storage resources. अच्छा, वो कहता है जो हमारे पास ट्रेडिशनल में ना उसमें एक प्रॉब्लम ये भी आती है हमें कि हमारा जो डाटा ना रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी की वजह से ना बार बार डुप्लीकेट हो रहा है, हमारी जो स्टोरेज है ना वो वेस्ट होना शुरू हो जाती है, हमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है कि ये वाली कि हमारी स्टोरेज क्या है वो वेस्ट हो रही है, हमारा डाटा प्रॉपर वे से वर्क नहीं कर रहा चीजों को लेकिन चल रहा, किस वजह से कि हमारे जो स्टोरेज ही फिल हो गई है, तो हमारे डाटा को कहाँ से स्पेस मिलेगी अपना नया डाटा इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेटाबेस अप्रोचेस टू डाटा मैनेजमेंट। कौन कौन सी अप्रोचेस आती हैं। नंबर 1 पे आता है डेटाबेस कलेक्शन और डाटा ऑर्गेनाइज्ड
organized to serve many applications by centralized data and controlling redundant data। कि हम कंट्रोल कैसे कर रहे हैं अपने डाटा को रिडेंटली, कि अपने डाटा को बचा रहे हैं कि बार बार वो सेम डाटा ना आए, अपने डाटा को सेंट्रलाइज कर रहे हैं ताकि अगर किसी में कोई चेंजिंग आए तो वो खुद ब खुद बाकी चीजों में चेंज कर दे। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होगा, इंटरफेस करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के दरमियान और फिजिकली डाटा फाइल जाता है। अच्छा, ये जो सेंट्रलाइज है उसकी एक एग्जांपल ये भी हो सकती है, लाइक देखिए आप जब हम आईडी कार्ड एक बनवाते हैं तो अब हमने किसी बैंक में जाकर अकाउंट खुलवाते हैं तो हमारा आईडी कार्ड नंबर एंटर करके नादरा से सारा हमारा डाटा ले लेते हैं, तो वो क्या होता है, वो सेंट्रलाइज्ड किया होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इंटरफेसेस आती हैं जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाते हैं, फिजिकल डाटा फाइल्स बनाती हैं, सेपरेट करती हैं लॉजिकल एंड फिजिकल व्यूज के डाटा को सॉल्व करती हैं प्रॉब्लम्स और ट्रेडिशनल फाइल एनवायरनमेंट, कंट्रोल रिडंडेंसी, एलिमिनेटेड इनकंसिस्टेंसी, अनकपल्ड प्रोग्राम्स एंड डाटा अनेबल सेंट्रल मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। क्या आपकी कलेक्शन जा रही है, किस तरह से मैनेज करें, आपका इंटरफेस किस तरह चल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड फिजिकल डाटा फाइल में, आप लॉजिकल एंड फिजिकल व्यू कैसे देख रहे हैं, सॉल्व कैसे कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर रहे हैं अपनी रिडंडेंसी को, कि बार बार आप डाटा के अंदर सेम डाटा नहीं लेके आ रहे, एलिमिनेट कर रहे हैं इनकंसिस्टेंसी का, ऐसी प्रॉब्लम जो कि हमारे डाटा में क्या कर रही है, इनकंसिस्टेंस ला रही है। डाटा की फाइल के अंदर एक ही चीज है, अगर उसमें दूसरे में हमने चेंज नहीं की, फॉर एग्जाम्पल एक में हमें पता लग गया कि इस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ हमने गलत लिखी, दूसरी साइड पे हमने सेट कर लिया तो पहली साइड पे हमने सेट नहीं की, ये इनकंसिस्टेंसी आती है। अनकपल्ड प्रोग्राम्स एंड डाटा, कपल्स का प्रोग्राम एंड डाटा आ जाती है। अनेबल सेंट्रल मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी, हमारी मैनेजमेंट क्या चल रही है, उनकी सिक्योरिटी क्या है, किस हवाले से हम उसको वर्क करवा रहे हैं। हायरार्किकल एंड नेटवर्क डीबीएमएस कौन से होते हैं, ओल्डर सिस्टम्स हमारे कैसे वर्क करते हैं। हायरार्किकल डीबीएमएस मॉडल वन टू मैनी रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, बहुत से रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नेटवर्क डीबीएमएस मॉडल मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स आते हैं, यानी कि इसमें हायरार्की में एक से मैनी, यानी कि ऐसा रिलेशन बनाना, एक टीचर मल्टीपल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, मैनी आ जाते हैं। नेटवर्क, अब एक टीचर मैनी टू मैनी, अब एक टीचर भी एक कोर्स को पढ़ा सकता है, ये बहुत से टीचर जो हैं वो सेम कोर्स को पढ़ा, बहुत से कोर्सेज पढ़ा सकते हैं, ये बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो बहुत से कोर्सेज पढ़ रहे हैं। हमारे पास बहुत लेस फ्लेक्सिबल देन रिलेशन डीबीएमएस एंड डू नॉट सपोर्ट एंड होप नेचुरल लैंग्वेजेस, ये नेचुरल लैंग्वेजेस को हमारी सपोर्ट नहीं करता, उसके वाले से आगे वर्किंग को लेकर नहीं चलता कि हमारा रिलेशनल डीबीएमएस क्या है, वो हमारे सपोर्ट नहीं करता न्यूरल जितनी भी नेचुरल लैंग्वेजेस आती हैं उनको। अब जहाँ पे ओबीएम डेटाबेस पे वर्क करता है, यानी कि रियली हमने एक ऑब्जेक्ट को चूज करना है, उसके मुताबिक वर्क कराना है। स्टोर्स डाटा एंड प्रोसीजर्स एट ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमने स्टोर कर लिया डाटा को, उनके मुताबिक ऑब्जेक्ट करा लिया। अब यहाँ पे ये मैनेज करता है अपने ग्राफिक, मल्टीमीडिया, जावा, अल्फाबेट्स को रिव्यू रिट्राइवली हमने क्या करना है, स्लोली कंपेयर्ड विद रैशनल डीबीएमएस फॉर प्रोसेसिंग लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, के लार्ज नंबर की हमारी ट्रांजेक्शन कैसे चल रही है, चीजों को हम लोग कैसे लेकर चल रहे हैं, रिलेटिवली हमने देखना। जहाँ पे हाइब्रिड का वर्ड आ जाए तो हाइब्रिड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन बनाना, इसमें हमें कैपेबिलिटीज आती हैं डीबीएमएस एंड रिलेशन। देखें दो चीजें बताई गई हैं, इसमें दो या दो से ज्यादा चीजों का हम कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं हाइब्रिड में। ये था हमारे पास डेटाबेसेस की अप्रोचेस के बारे में जो कि हमने बिजनेस की फर्म्स के रिलेटेड पढ़ी। डेटाबेस अप्रोच टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अप्रोच का क्या मतलब होता है, किसी चीज के बारे में हमारी कितनी अप्रोचेस है, कितना हम डाटा को जो आगे मूव करवा सकते हैं, उनकी वर्किंग क्या काम को लेके जाता है, किस तरह से हम उसकी एबिलिटीज को देख सकते हैं, इन सब चीजों को हम अप्रोच होना कहते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सी अप्रोचेस हमारे पास आती है डेटाबेसेस की मैनेजमेंट को देखते हुए कि वो अप्रोच कैसे लेके चल रही है, अपने डाटा को एक्सप्लेन कैसे करे। कैपेबिलिटीज ऑफ डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, कौन कौन सी कैपेबिलिटीज है, नंबर 1 डाटा डेफिनेशन कैपेबिलिटी, नंबर 2 डाटा डिक्शनरी। डाटा डेफिनेशन कैपेबिलिटी में क्या होता है, स्पेसिफाई structure of database content used to create tables and define characteristics of fields। अच्छा, इसमें हमारे पास जितना भी टेबल बनता है ये हमारी क्या करती है, स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस का कंटेंट बनाती है, उसके अंदर यूज करती है टेबल्स को क्रिएट करने के लिए, और उनके जितने कैरेक्टर्स हैं उनकी फील्ड्स के 1 by 1 करके उनको डिस्क्राइब करते हैं। जब डिक्शनरी का वर्ड आ जाता है, डिक्शनरी जैसे हमारे मोबाइल की डिक्शनरी होती है, उसके अंदर हम अपने कॉन्टेंट नंबर्स वगैरह या उनकी डिटेल्स को सेव करते हैं, तो इसी तरह हमारे डाटा की भी डिक्शनरी होती है, ऑटोमेटेड और मैनुअल फाइल स्टोरिंग डेफिनेशन ऑफ डाटा एलिमेंट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। ये जिस कहता है अगर आप लोग कंप्यूटराइज कर लें या मैनुअल में कर लें, दोनों सूत्रों में हमें डिक्शनरी रखनी पड़ती है, काम को चलाने के लिए उनकी डाटा डिक्शनरी बनानी पड़ती है ताकि हमारा डाटा जो है एक अरेंज्ड फॉर्म में आ जाए, ऑर्गेनाइज्ड एंड अरेंज्ड फॉर्म में हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, डाटा
मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है कि चीज के अंदर चेंजिंग लाना, अपने मुताबिक चीज को ढालना। इसके अंदर इसमें बताया गया यूज टू ऐड, चेंज, डिलीट, रिट्राइव डाटा फ्रॉम डाटाबेस। इसके अंदर हम चीज को ऐड भी कर सकते हैं, निकाल तब्दील भी कर सकते हैं, उस चीज को डिलीट भी कर सकते हैं, उसका डाटा रिट्राइव यानी कि दोबारा से हासिल भी किया जा सकता है, कहाँ से, किसी भी डाटाबेस से। अब ये एसक्यूएल, जहाँ पे एसक्यूएल आता है, एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी जैसे हम प्रोग्रामिंग में सिंटैक्सेस लगा के अपना काम करते हैं, इसी तरह इसमें भी सिंटैक्सेस लगा के काम किया जाता है, जिनमें हम लोग कमांड्स देते हैं, फिर वर्किंग आगे होती है, ये क्यूरी लग के। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूजर टूल्स फॉर जनरेशन एसक्यूएल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो भी है वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि जनरेट करता है एसक्यूएल के टूल को। इसमें भी हम, यानी कि ये एक बेसिक फीचर है एक एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर चलाने के लिए। आल्सो मैनी हैव रिपोर्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज फॉर क्रिएटिंग पब्लिश रिपोर्ट्स करने के लिए क्रिस्टल रिपोर्ट्स। अब हमारे पास बहुत से डेटाबेसेस ऐसे हैं जिन्हें डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हमारे रिपोर्ट्स को क्रिएट करवाते हैं, उनके अंदर डाटा की एबिलिटी बढ़ाते हैं, उन काम को आगे से आगे ले जाने में हमारे लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। ये थे मेन पॉइंट। नंबर 1 डाटा डिक्शनरी डेफिनेशन, कैपेबिलिटी। नंबर 2 डिक्शनरी के डेफिनेशन में हमारे पास आता है कि डाटा बनना कैसा है, उसकी क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, कितनी चीजें आएंगी। डिक्शनरी में आता है उनको स्टोर कैसे करना है, मैनिपुलेशन में उनकी लैंग्वेजेस ऐड सारा कुछ आता है। अब आते हैं यूजिंग डेटाबेसेस टू इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंसेज एंड डिसीजन मेकिंग। हम डेटाबेसेस के जरिए क्या अपनी बिजनेस परफॉर्मेंसेज जो होती हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। यस, हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और डिसीजन मेकिंग यानी कि ऐसी पावर इस्तेमाल करना, ऐसे डिसीजन लेने की हमारे पास सलाहियत मौजूद है। जी मौजूद है। वो कैसे मौजूद है? डाटा वेयर हाउसेस को देखते हैं। वेयर हाउसेस का मतलब होता है स्टॉक करना चीज का, एंड हमने उसकी जमा पूंजी रखनी होती है, यानी कि डाटा को ज्यादा मिकदार में हमने सेव करना होता है। स्टोर करंट एंड हिस्टोरिकल डाटा फ्रॉम मैनी और ऑपरेशनल ट्रांजैक्शन सिस्टम, कि हम अपने डाटा का करंट या हिस्टोरिकल पिछला रिकॉर्ड जो होता है कई जगहों से, उसको हम ट्रांजैक्शन सिस्टम के थ्रू सेव कर सकते हैं, उस डाटा को रख सकते हैं। कंसोलिडेट एंड स्टैंडर्डाइजेशन इंफॉर्मेशन फॉर यूज across enterprise but data cannot be altered, कि आपका जितना भी डाटा है या स्टैंडर्डाइजेशन इंफॉर्मेशन है उसको हम इंटरप्राइज कर सकते हैं, बिजनेस के साथ डीलिंग कर सकते हैं, लेकिन डाटा के अंदर बाद में चेंजिंग नहीं की जा सकती। अल्टर का मतलब होता है इसके अंदर और एडिशन नहीं की जा सकती। जब एक डाटा हम निकाल ले तो दूसरे डाटा को भी अच्छी तरह हमने जज करके फिर ही आगे मूवमेंट करवानी होती है। डाटा वेयर हाउस सिस्टम विल प्रोवाइड क्यूरी एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टूल्स। ये मेन टूल्स हैं जो कि हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। क्यूरी यानी कि कमांड लगाने का, फिर उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं कि हमारा जो डाटा वो सही तरह से वर्क कर रहा है, फिर रिपोर्ट करते हैं कि रिपोर्टिंग कहाँ जा रही है, सही तरह से हमने रिपोर्ट किया, हमने रिपोर्ट हमारी पिछली थी उसके मुताबिक तो हमने वर्क करवाया है। अब आते हैं डाटा मार्ट, जिसे डी मार्ट भी बोलते हैं। सबसेट ऑफ डाटा वेयर हाउस विद समराइज्ड और हाईली फोकस्ड पोर्शन ऑफ फंड्स डाटा by use by specific population of users typically focuses on single subject or line of businesses। इसका डाटा वेयर हाउस का जो सबसेट है वो क्या होगा, जिसके अंदर हम डाटा को समराइज करते हैं, उनके जोड़ के रखते हैं, या फिर हाईली हमारा जो मेन फोकस होता है किसके ऊपर होता है, डाटा के फंड के ऊपर, जो स्पेसिफिक पॉपुलेशन यानी कि एक ही तरह के लोगों के अंदर रहते हुए काम करते हैं, एक ही स्पीशीज के अंदर रहते हुए करते हैं। और टिपिकली ये जिसका फोकस सिंगल सब्जेक्ट होता है, ये लाइन ऑफ बिजनेस मतलब एक ही पॉइंट के ऊपर, या तो हम अपनी सप्लाई कर रहे हैं या उस चीज को परचेज कर रहे हैं, या फिर उसका इसी लाइन को देखते हुए हम अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। ये डाटा वेयर हाउस एंड डाटा मार्ट, ये दो मेन पॉइंट्स हैं जिनके जरिए हम डाटा की परफॉर्मेंसेस को इंक्रीज कर सकते हैं और अपना डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, जो हमारे डाटा के लिए बेनिफिशियल साबित होता है। ओवरव्यू ले चुके हुए हैं। अब हम आज जो टॉपिक पढ़ना है उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नाउ। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन। अब जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं तो उसके ऊपर सिक्योरिटी भी लगानी पड़ती है, और सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमें क्या अप्रोचेस देखनी पड़ती हैं, लेट्स सी। इसमें टॉप डाउन अप्रोच आती है, इनिशिएटेड बाय यूजर मैनेजमेंट। ठीक है, यूजर की मैनेजमेंट देखी जाती है। इश्यूज पुलिस इशू की पॉलिसी देखी जाती है, इनके प्रोसीजर, रोल्स एंड रेगुलेशन वगैरह क्या लगते हैं, डेडिकेट गोल क्या है जिसको हमने अचीव करना है, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है एक प्रोजेक्ट की, डिटरमाइनिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर ईच रिक्वायर्ड इन्फो। हर रिक्वायर्ड इन्फो के लिए, एक्शन के लिए उसे कैसे काम करना पड़ता था। मोस्ट सक्सेसफुल आल्सो इन्वॉल्व फॉर्मल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी रेफर टू एज सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, के सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर रहते हुए वो काम को कैसे सक्सेसफुली अचीव कर सकती है, उनकी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी कैसे बना सकती है, उसको कैसे रेफर करते हैं एक साइकिल को अचीव करने के लिए।
अब यहाँ पे एक हमें डायग्राम शो करवाई गई है जिसमें सीईओ है, उसके अंदर हमारे पास सीईओ, सीआईओ, सीओओ है। ये तमाम वो ओहदेदार हैं जो उसके नीचे काम करते हैं। वीपी सिस्टम्स आ जाते हैं, वीपी नेटवर्क्स आ गए, या फिर वो उसके साथ जुड़े हुए ब्रांचेज आती हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ नीचे सीईओ से नीचे जाता जाता सिक्योरिटी लाइंस तक जाता है, नेटवर्क तक। और यहाँ से ऊपर देखें तो यहाँ से ये नेटवर्क बनाता हुआ नेटवर्क एडमिन के पास जाएगा, उनके मैनेजर के पास जाएगा, वीपीएन नेटवर्क बनाएगा, फिर सीईओ के पास जाएगा। तो ये इसी तरह पूरा सिस्टम वर्क करता है, जो कि इस अप्रोच को काम करवाने में हमारी हेल्पफुल होता है कि हमने कैसे सिस्टम की सिक्योरिटी बनानी है, उसकी सिक्योरिटी को बिल्ड कैसे करना है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में क्या आता है, SDLC स्टैंड फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जिसमें हमने मेथोडोलॉजी देखी जाती है कि डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहता हुआ। मेथोडोलॉजी क्या है, वो एक फॉर्मल अप्रोच है टू प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड ऑन अ स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर। एक सीक्वेंस के कैसे प्रोसीजर के अंदर रहते हुए हम कैसे अचीव कर सकते हैं, एक मेथोडोलॉजी को कैसे डील कर सकते हैं यूजिंग अ मेथोडोलॉजी इंश्योर आप लीनियस प्रोसेस। हमारा एक प्रोसेस क्या है उसके अंदर रहता है हम किस तरह से उसको अचीव करें। अवॉइड मिसिंग स्टेप्स, हमने जो स्टेप्स के अंदर मिस्टेक्स किए उनको हमने बचाना होता है। गोल इज क्रिएटिंग अ कम्प्रीहेंसिव सिक्योरिटी, ठीक है, इसका गोल क्या है, उसने एक ऐसा पोस्टर या सिक्योरिटी बनानी जिसको हमने अचीव करना है। ट्रेडिशनल कंसिस्ट ऑफ जनरल 6 फेजेस। हाँ जी, ट्रेडिशनली जब हम SDLC की बात करते हैं इसके अंदर 6 फेजेस आते हैं जिसके अंदर से प्रोसेस से हम गुजरते हुए आगे जाते हैं। पहला इन्वेस्टिगेशन, नंबर 2 एनालिसिस, नंबर 3 लॉजिकल डिजाइन, नंबर 4 फिजिकल डिजाइन, नंबर 5 इम्प्लीमेंटेशन, नंबर 6 मेंटेनेंस एंड चेंज। ये रिपीट में हमारे पास चलते हैं, इनके साथ इसी तरह से आगे मेंटेनेंस से दोबारा हम होते हुए इम्प्लीमेंटेशन, फिजिकल डिजाइन, लॉजिकल डिजाइन, एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन तक जाते हैं। पहला आता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है और हम किस तरह से इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। हमें इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए प्रॉब्लम इज द सिस्टम बीइंग डेवलप्ड टू सॉल्व। हमें क्या प्रॉब्लम आनी चाहिए, एक सिस्टम को डेवलप करने में किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हमें उनका आइडिया होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंस्ट्रेंट्स, यानी कि उनका कंस्ट्रेंट्स, हमने ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स के बारे में हमें पता है कि जो ट्रिपल टाइम कॉस्ट एंड स्कोप मनी आ जाता है ये इसके ऊपर रिलेटेड वर्क करता है। फिर उसके अंदर इसका प्रोजेक्ट का स्कोप क्या, प्रीलिमिनरी हमारी कॉस्ट जो है क्या हम उसको अचीव कर पा रहे हैं अपने काम को करते हुए, यानी कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में होना चाहिए हमें पता हो कि हम प्रोजेक्ट क्या बनाने लगे, किस तरह से वर्क करें। एट द एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस किया जाता है जो कि परफॉर्म करते हैं एक्सेसिव इकोनॉमिक्स, टेक्निकल एंड बिहेवियर फेसिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। बिहेवियरली फेसिबल क्या करते हैं, एनालिसिस क्या आता है, कंसिस्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए उनका स्टेटस क्या, करंट सिस्टम क्या, कैपेबिलिटी क्या, सपोर्ट सिस्टम क्या, किस तरह से हम लोग उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। एनालिटिक डिटरमाइन करता है व्हाट न्यू सिस्टम इज एक्सपेक्टेड, हमारा नया सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है, क्या हम उसको इंटरेक्ट कर पा रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर रहते हुए। एंड्स कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को, फाइंडिंग एंड अपडेट, फेसिबिलिटी एनालिसिस की हमारी फिजिबिलिटी एनालिसिस क्या है, किस तरह से हम उसके अंदर काम को सरंजाम दे रहे हैं। अब आते हैं लॉजिकल डिजाइन के ऊपर। मेन फैक्टर इज बिजनेस नीड, मेन फैक्टर हमारे पास बिजनेस नीड है। एप्लीकेशन कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग नीडेड सर्विसेज आर सिलेक्टेड, कि हमारे पास जिस सर्विस की हमें जरूरत है क्या हम उस सर्विस को सिलेक्ट कर पा रहे हैं। डाटा सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर क्या कैपेबल करता है, प्रोवाइड करता है नीडेड इनपुट, और किस तरह से हमने उसकी आउटपुट ली, इनपुट ली, उसको आइडेंटिफाई करने में टेक्नोलॉजी टू इम्प्लीमेंट फिजिकल सोल्यूशंस आर डिटरमाइंड, कि हमने फिजिकल जितने भी सोल्यूशंस हैं क्या उनको टेक्नोलॉजीज को हम अचीव कर पा रहे हैं। फिजिबिलिटी एनालिसिस परफॉर्म्ड एट द एंड, फिजिबिलिटी जितने भी एनालिसिस होंगे उनको हमने एट द एंड आखिर में परफॉर्म करना होता है। अब हम आते हैं फिजिकल डिजाइन के ऊपर। टेक्नोलॉजीज टू सपोर्ट द अल्टरनेट आइडेंटिफाइड एंड वैल्यूएट इन द लॉजिकल डिजाइन आर सिलेक्टेड, कि लॉजिकल डिजाइन क्या बनेगा, उसको हम कैसे सिलेक्ट करें, उसके अंदर रहते हुए कैसे वर्क करें। कंपोनेंट वैल्यूएटेड ऑन मेक और बाय डिसीजन, किस तरह से हम एक कंपोनेंट को बना रहे हैं उसके ऊपर हम डिसीजन कैसे लेते हैं, कि एक कंपोनेंट फिजिकल डिजाइन में यही होता है, इसके कंपोनेंट्स बनाते हुए डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है इम्प्लीमेंटेशन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हमने इसका डिजाइन सोच लिया, सारा कुछ कर लिया, अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि हमने अपना ट्रेंड एंड डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करनी है कि जो हमें चीज चाहिए क्या हमने उसके मुताबिक बना ली है, जो हमें ऑर्डर दिया गया था उस चीज को हमने रिट्राइव कर लिया, उसके अंदर रहते हुए काम को आगे चला लिया। अब आते हैं मेंटेनेंस एंड चेंज पे। जब हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसका मेन काम यही होता है उसको मेंटेन करना, और मेंटेन करते हुए अगर कोई चेंजिंग आ गई पूरे लाइफ साइकिल के अंदर तो उसको हम उसको बिल्ड कर सकें। अब यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें हमारे पास इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस, लॉजिकल डिजाइन, फिजिकल डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, ये सारा सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमारे पास वर्क करता है। वाटर सिस्टम, ये SDLC का वाटर फ्लो जो फॉल हमारे पास मेथोडोलॉजी है कि हमें बताती है कि A1 to ऑल हमने कैसे मूव करना है ताकि हम अपने सिस्टम को सिक्योर बना सकें और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर इसकी डीलिंग करवा सकें कि हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरली बिजनेस को डील कर रहा है।
हम इस लेक्चर को एंड करने से पहले जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा है उस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी थी, किन चीजों को डिस्कस किया था। कि लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स ओवरव्यू। Information system and security. Let's start information system and security. व्हाट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम? इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर ये तमाम चीजें लाई करती हैं: सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डाटा, पीपल, प्रोसीजर एंड नेटवर्क। सॉफ्टवेयर, हमें किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत है। सिस्टम होगा तो सॉफ्टवेयर होगा, उसको सिस्टम होने के लिए हार्डवेयर का होना जरूरी है। उसी सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा होगा, डाटा को चलाने के लिए लोग होने चाहिए। प्रोसीजर यानी कि वो स्ट्रेटेजीज, रूल्स एंड रेगुलेशन हो तो उस सिस्टम को चला सकते हैं। नेटवर्क यानी कि डील करने के हमारे पास एक या एक से ज्यादा कम्युनिकेशन वे होने चाहिए। जब हम दूसरे कस्टमर के साथ डीलिंग करते हैं उसको आगे से आगे लेकर चलते हैं। अब आते हैं क्रिटिकल characteristics of information. The value of information come from its characteristics. कौन कौन सी characteristics आ जाती हैं? confidentiality, integrity, availability, authenticity, accuracy, utility and profession. confidentiality में हमारे पास आता है यानी कि आपने डाटा को राज के तौर पर रखना है। ये ना हो कि आप हर किसी के डाटा को दूसरे के साथ शेयर करते जा रहे हैं। इंटीग्रिटी, बिल्कुल करेक्ट हो, ओरिजिनल फॉर्म में हो। अवेलेबिलिटी, इन्फो या सर्विसेज जितनी हमने यूजर को देनी है वो उसके बारे में हो। ऑथोनेशन में आ जाते हैं यानी कि ऑथोरेसी, यानी कि उसके मुताबिक जितना उसको कहा गया उसके अंदर ही वो डाटा को एक्सेस कर सके, उससे ज्यादा ना कर सके। अनऑथोराइज्ड की तरफ ना चला जाए यानी कि डाटा के अनऑथोराइजेशन, ऐसा डाटा ना एक्सेस कर ले जो उसके लिए नेसेसरी नहीं है। एक्यूरेसी, फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स एंड एरर्स, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए उसमें, फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स एंड एरर्स। यूटिलिटी में आता है कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप अपनी चीजों को अच्छे तरीके से बयान करें, यानी कि इसमें भी कॉन्फिडेंशियल की तरह आता है। प्रोफेशन में आता है डिफरेंट फ्रॉम कॉन्फिडेंशियली, आपके यानी कि कॉन्फिडेंशियली तो आप रख रहे हैं लेकिन उसको पोजेसिव ना समझे, उसके अंदर डाटा को निचोड़ निकाल के अपने रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है अदर्स, यूज अटेन्युकेशन, यूजर्स हो देम क्लेम टू बी, यानी कि वो सिर्फ इसको यूज कर सकें जिसके पास इनकी अथॉरिटी हो। अवेलेबिलिटी, दे रिकॉर्ड्स हु एक्सेस देम, वो भी हमारे पास इसमें ही आ जाती है अथोराइजेशन में। नॉन रिप्रोडक्शन, वन कैन नॉट क्लेम आई डिड नॉट साइन दिस, अगर कोई इसको क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने इसको यूज करना है तो हम इसको साइन नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं सिक्योरिटी पे। व्हाट इज सिक्योरिटी? डेफिनेशन क्या है? बुक से हमारे पास जो डेफिनेशन आई वो ये आई कि द क्वालिटी, ये बुक हमारे पास इसके प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, आर स्टेट ऑफ बीइंग सिक्योर टू बी फ्री फ्रॉम डेंजर, कि फ्री फ्रॉम, हमने क्वालिटी ऐसे बनानी है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन हो वो फ्री फ्रॉम डेंजर हो। ये डिफरेंट बुक्स हैं। और जेम्स एंडरसन ने क्या कहा था? वेल इन्फॉर्म्ड सेंस दैट इंफॉर्मेशन रिस्क एंड कंट्रोल आर इन बैलेंस, कि जितनी भी वेल इंफॉर्मेशन होती है ना उसको, इंफॉर्मेशन को हम रिस्क से जो होती है ना उसको बचाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक इनबैलेंस फॉर्म में लेकर आते हैं कि हमारा डाटा जो है वो इनबैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। रीटा समर्स, IBM सिस्टम जर्नल 1984, includes concept, techniques and measures that are used to protect computing systems and the information they maintain against deliberate or एक्सीडेंशियल थ्रेट्स के। एक्सीडेंशियल थ्रेट्स कौन से? ऐसे अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसके अंदर कोई डाटा को अचीव करना हो, हमें मेंटेन करना हो, कोई ऐसे थ्रेट्स है या कोई पॉसिबिलिटी है उसको अचीव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। व्हाट इज सिक्योरिटी? सक्सेसफुल कंपेनियंस शुड हैव मल्टीपल सिक्योरिटी टाइप्स: फिजिकल सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी, ऑपरेशनल सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब वन बाय वन करके इनको पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है? प्रोटेक्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट्स क्रिटिकल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग सिस्टम दैट यूज स्टोर एंड ट्रांसमिट दैट इन्फो, कि उसने स्टोर करनी है, ट्रांसमिशन करनी है, उस इंफॉर्मेशन की आगे लेके जानी है। अब नेसेसरी टूल्स कौन कौन से? इसमें पॉलिसी, अवेयरनेस, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी के एक स्पेशल रूल्स होना चाहिए, हमें रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पता होना चाहिए, ट्रेनिंग आनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए और फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी आती है। नेटवर्क सिक्योरिटी में हम पॉलिसी बनाते हैं, मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कंप्यूटर एंड डाटा सिक्योरिटी के। इनके अंदर देखते हुए कि हम कंप्यूटर एंड डाटा सिक्योरिटी को कैसे चलाते हैं, उसके अंदर काम को कैसे लेकर चलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सिक्योरिंग कंपोनेंट्स इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अच्छा, यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से आते हैं? ये की कंपोनेंट्स हैं किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होगा तो काम चला सकते हैं, अदरवाइज हम कोई भी इंफॉर्मेशन को सिक्योर नहीं बना सकते। कंपोनेंट्स कैन बी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट है, उनको भी अटैक करने के लिए सब्जेक्ट ऑफ एन अटैक क्या हो सकते हैं? कि अटैकर यूज कंप्यूटर्स एक्टिवली टू लॉन्च अटैकर्स अगेंस्ट टारगेट्स, के मतलब अपने टारगेट को बचाने के लिए उनके खिलाफ एक नया महाज जो होता है वो उसको अटैच करवाते हैं। और ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन अटैक कंप्यूटर्स आर व्हाट आर अंडर
अटैक हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट तो ये है कि हमें उस चीज के ऊपर अटैक करना है, और क्या जिस चीज अटैक हो रहा है जिस चीज के ऊपर वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, उस सिस्टम को चेक करना है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अटैक, अटैक कोड, स्टोलन डाटा, कि आपका डाटा जो है वो क्या चीज पे अटैक कर रहा है, उसका हम स्टोलन कैसे कर रहे हैं, उसको हैकर से किस तरह से बचा रहे हैं, उसका ये सब्जेक्ट है कि आपके पास जो हैकर्स है वो किस तरह से उनसे बचाया जा रहा है, हैकर क्या क्या चीजें से यूज करते हुए हमारे कंप्यूटर पे अटैक कर सकते हैं, और किस तरह से हम अपनी प्राइवेट इन्फो को बचाना है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। बैलेंसिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड एक्सेस। अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में सबसे पहली चीज ये होती है कि हमें यूजर को एक्सेस भी देनी है और साथ में उसकी सिक्योरिटी को भी बैलेंस रखना है। तो उसके लिए हमें ये जरूरी होता है कि हम ऐसी जो होती हैं इम्पॉसिबल कर सकें कि obtain करें परफेक्ट सिक्योरिटी को, जो कि प्रोसेस करते हैं नॉट एन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं तो सिक्योरिटी शुड बी कंसीडर्ड बैलेंस बिटवीन प्रोटेक्शन एंड अवेलेबिलिटी। बैलेंस होना चाहिए कि हमने इतना ही डाटा देना है जितना उसकी जरूरत है, ये नहीं कि हम सारे डाटा को खोल के रख देंगे जो यूजर साइड पे भी, यूजर साइड का डाटा जो एडमिन साइड पे होगा। टू अचीव बैलेंस लेवल ऑफ सिक्योरिटी मस्ट अलाउ रिस्पांसिबल एक्सेस येट प्रोटेक्ट अगेंस्ट थ्रेट्स। के थ्रेट्स के बारे में हम देख सकते हैं। सिक्योरिटी बेसिस एक्सेस CIO, टू फैक्टर्स, स्टूडेंट आई फॉरगेट माय ऑथेंटिकेशन डिवाइसेस, स्टूडेंट 2 इट्स हैज। स्टूडेंट 1 कहता है कि मुझे अपनी ऑथेंटिकेशन जो डिवाइसेस है ना उनकी मुझे प्राइवेसी वगैरह भूल गई है, तो ये मेरी एक्सेस है। तो फिर स्टूडेंट 2 कहता है कि तुम इसको जो है ना वो एक्सेस करने के लिए कोई ना कोई वे निकाल सकते हैं। टू फैक्टर्स में ऑथेंटिकेशन इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट प्राइवेट डाटा। ऑडिटर क्या करते हैं, वो नीड टू कंपाइल विद लॉज एंड रेगुलेशन। वो कहते हैं कि लॉज एंड रेगुलेशन के अंदर रहते हुए आप किसी भी चीज की सिक्योरिटी यूजर को एक्सेस के साथ दे सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब जिस तरह हर काम की एक हिस्ट्री होती है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के पीछे भी क्या बनाने की जरूरत है, किस तरह के रीजंस बनेंगे, जिसको हमने देखा। बीइंग इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट मेन फ्रेम्स वर डेवलप। हाँ जी, जब हमारे पास बिगेन ने क्या किया था, एक इमीडिएटली उसने वर्क किया था एक मेन फ्रेम के ऊपर जो उसने डेवलप किया था। ग्रुप डेवलपिंग कोड ब्रेकिंग कंप्यूटेशंस ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2 क्रिएटेड द फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है, वर्ल्ड वार 2 के अंदर पहला मॉडर्न कंप्यूटर बनाया गया था। 1917 एंड 1918 ARPANET ने क्या किया था, पॉपुलैरिटी एज डिड इट्स पोटेंशियल फॉर मिसयूज। ये सारा जो काम किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वार के दरमियान हुआ था, जिनमें उन्होंने अपने फौजियों तक पैगाम पहुंचाने के लिए ये काम किया गया था कि ARPANET ने उनको एक टेक्नोलॉजी दी थी जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से होता हुआ नेट वहां तक पहुंचाया गया था। ARPANET ग्रू इन पॉपुलैरिटी एज डिड इट्स पोटेंशियल फॉर मिसयूज से बचने के लिए वो कुछ ना कुछ इस तरह का यूज करते हैं। फंडामेंटल प्रॉब्लम यानी कि बेसिक प्रॉब्लम जितनी भी ARPANET की सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। नो सिक्योरिटी का डायल अप कनेक्शन टू ARPANET से बचने के लिए हमें कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जो होती है वो प्रोसीजर प्रोवाइड नहीं किए जाते। नॉन हमारे पास ARPANET को एक अदारा था जिसने इस काम को करवाया था। अब 19R609 में क्या हुआ था, सेफ्टी ऑफ डाटा, लिमिटेशंस क्या थी, इन्वॉल्वमेंट क्या चीजों की दी गई थी, ये सारी चीजें देखते हुए R609 में पेपर में ये स्टेटेड दिया था कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में कि इसका स्कोप जो है वो ग्रीव करना चाहिए। 1990s में क्या हुआ था कि नेटवर्क का जितना भी कंप्यूटर कॉमन था वो उसको कॉमन कर दिया था, इंटरकनेक्टेड कर दिया था नेटवर्क के साथ, और इंटरनेट बिकम फर्स्ट मेन फैसिलिटेशन ऑफ ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। बहुत से नेटवर्क का ये यानी कि इंटरनेट के साथ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क क्या होता है, एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर यानी कि बहुत एक नेटवर्क का दूसरे नेटवर्क के साथ। मैंने नेटवर्क की ये डेफिनेशन आपको बताई थी कि जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर या डिवाइसेस आपस में अटैच होती हैं उनको हम एक नेटवर्क का नाम देते हैं। इसी तरह से जब दो या दो से ज्यादा नेटवर्क आपस में अटैच होते हैं उनको इंटरनेट का नाम दिया जाता है। इसी के ऊपर हम प्राइवेसी को आगे लेकर चलते हैं। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, तो प्रेजेंट में हमारे पास बहुत से सिक्योर्ड ऐसे कॉम्बिनेशन आए जिनको हमें देखने पड़ा, उसको हमें सिक्योर करने के लिए क्या करना पड़ा, सेम प्रॉब्लम्स हमारे पास आई तो हमने इमर्जिंग नेटवर्क कंप्यूटिंग सिस्टम लगाया जिसने स्मार्टफोन्स IoT डिवाइसेस आए जिसने इसको सिक्योर बनाया। ये था हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी के मुताबिक इस तरह से हम उसको मैनेज करते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन। अब जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं तो उसके ऊपर सिक्योरिटी भी लगानी पड़ती है, और सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमें क्या अप्रोचेस देखनी पड़ती हैं, लेट्स सी। इसमें टॉप डाउन अप्रोच आती है, इनिशिएटेड बाय यूजर मैनेजमेंट। ठीक है, यूजर की मैनेजमेंट देखी जाती है। इश्यूज पॉलिसी इशू की पॉलिसी देखी जाती है, इनके प्रोसीजर रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह क्या लगते हैं, डेडिकेट गोल क्या है जिसको हमने अचीव करना है, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है एक प्रोजेक्ट की, डिटरमाइनिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर ईच रिक्वायर्ड इन्फो। हर रिक्वायर्ड इन्फो के लिए एक्शन के लिए से कैसे काम करना पड़ता था। मोस्ट सक्सेसफुल आल्सो इन्वॉल्व फॉर्मल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी रेफर टू एज सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। के सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर रहते हुए वो काम को कैसे सक्सेसफुली अचीव कर सकती है, उनकी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी कैसे बना सकती है, उसको कैसे रेफर करते हैं एक साइकिल को अचीव करने के लिए।
अब यहाँ पे एक हमें डायग्राम शो करवाई गई है जिसमें सीईओ है, उसके अंदर हमारे पास सीईओ, सीआईओ, सीओओ है। ये तमाम वो ओहदेदार हैं जो उसके नीचे काम करते हैं। वीपी सिस्टम्स आ जाते हैं, वीपी नेटवर्क्स आ गए, या फिर वो उसके साथ जुड़े हुए ब्रांचेज आती हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ नीचे सीईओ से नीचे जाता जाता सिक्योरिटी लॉन्चेस तक जाता है, नेटवर्क तक। और यहाँ से ऊपर देखें तो यहाँ से ये नेटवर्क बनाता हुआ नेटवर्क एडमिन के पास जाएगा, उनके मैनेजर के पास जाएगा, वीपीएन नेटवर्क बनाएगा, फिर सीईओ के पास जाएगा। तो ये इसी तरह पूरा सिस्टम वर्क करता है, जो कि इस अप्रोच को काम करवाने में हमारी हेल्पफुल होता है कि हमने कैसे सिस्टम की सिक्योरिटी बनानी है, उसकी सिक्योरिटी को बिल्ड कैसे करना है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में क्या आता है, SDLC स्टैंड फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जिसमें हमने मेथोडोलॉजी देखी जाती है कि डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहता है मेथोडोलॉजी क्या है, वो एक फॉर्मल अप्रोच है टू प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड ऑन अ स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर। एक सीक्वेंस के कैसे प्रोसीजर के अंदर रहते हैं, हम कैसे अचीव कर सकते हैं, एक मेथोडोलॉजी को कैसे डील कर सकते हैं यूजिंग अ मेथोडोलॉजी इंश्योर आ लीनियस प्रोसेस। हमारा एक प्रोसेस क्या है उसके अंदर रहता है, हम किस तरह से उसको अचीव करें। अवॉइड मिसिंग स्टेप्स, हमने जो स्टेप्स के अंदर मिस्टेक्स किए हैं उनको हमने बचाना होता है। गोल इज क्रिएटिंग अ कम्प्रीहेंसिव सिक्योरिटी, ठीक है, इसका गोल क्या है, उसने एक ऐसा पोस्टर या सिक्योरिटी बनानी जिसको हमने अचीव करना है। ट्रेडिशनल कंसिस्ट ऑफ जनरल 6 फेजेस। हाँ जी, ट्रेडिशनली जब हम SDLC की बात करते हैं इसके अंदर 6 फेजेस आते हैं जिसके अंदर से प्रोसेस से हम गुजरते हुए आगे जाते हैं। पहला इन्वेस्टिगेशन, नंबर 2 एनालिसिस, नंबर 3 लॉजिकल डिजाइन, नंबर 4 फिजिकल डिजाइन, नंबर 5 इम्प्लीमेंटेशन, नंबर 6 मेंटेनेंस एंड चेंज। ये रिपीट में हमारे पास चलते हैं इनके साथ। इसी तरह से आगे मेंटेनेंस से दोबारा हम होते हुए इम्प्लीमेंटेशन, फिजिकल डिजाइन, लॉजिकल डिजाइन, एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन तक जाते हैं। पहला आता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है और हम किस तरह से इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। हमें इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए दैट प्रॉब्लम इज द सिस्टम बीइंग डेवलप्ड टू सॉल्व। हमें क्या प्रॉब्लम आनी चाहिए, एक सिस्टम को डेवलप करने में किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हमें उनका आइडिया होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंस्ट्रेंट्स, यानी कि उनका कंस्ट्रेंट्स, हमने ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स के बारे में हमें पता है कि जो ट्रिपल टाइम कॉस्ट एंड स्कोप मनी आ जाता है, ये इसके ऊपर रिलेटेड वर्क करता है। फिर उसके अंदर इसका प्रोजेक्ट का स्कोप क्या, प्रिलिमिनरी हमारी कॉस्ट जो है क्या हम उसको अचीव कर पा रहे हैं अपने काम को करते हुए। यानी कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में होना चाहिए, हमें पता हो कि हम प्रोजेक्ट क्या बनाने लगे, किस तरह से वर्क करें। एट द एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस किया जाता है जो कि परफॉर्म करते हैं एक्सेसिव इकोनॉमिक्स, टेक्निकल एंड बिहेवियर फेसिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। बिहेवियरली फेसिबल क्या करते हैं। एनालिसिस क्या आता है, कंसिस्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए उनका स्टेटस क्या, करंट सिस्टम क्या, कैपेबिलिटी क्या, सपोर्ट सिस्टम क्या, किस तरह से हम लोग उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। एनालिटिक डिटरमाइन करता है व्हाट न्यू सिस्टम इज एक्सपेक्टेड, हमारा नया सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है, क्या हम उसको इंटरेक्ट कर पा रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर रहते हुए। एंड्स कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को, फाइंडिंग एंड अपडेट, फेसिबिलिटी एनालिसिस की हमारी फिजिबिलिटी एनालिसिस क्या है, किस तरह से हम उसके अंदर काम को सरंजाम दे रहे हैं। अब आते हैं लॉजिकल डिजाइन के ऊपर। मेन फैक्टर इज बिजनेस नीड, मेन फैक्टर हमारे पास बिजनेस नीड है। एप्लीकेशन कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग नीडेड सर्विसेज आर सिलेक्टेड, कि हमारे पास जिस सर्विस की हमें जरूरत है क्या हम उस सर्विस को सिलेक्ट कर पा रहे हैं। डाटा सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर क्या कैपेबल करता है, प्रोवाइड करता है नीडेड इनपुट, और किस तरह से हमने उसकी आउटपुट ली, इनपुट ली, उसको आइडेंटिफाई करने में। टेक्नोलॉजी टू इम्प्लीमेंट फिजिकल सोल्यूशंस आर डिटरमाइंड, कि हमने फिजिकल जितने भी सोल्यूशंस हैं क्या उनको टेक्नोलॉजीज को हम अचीव कर पा रहे हैं। फिजिबिलिटी एनालिसिस परफॉर्म्ड एट द एंड, फिजिबिलिटी जितने भी एनालिसिस होंगे उनको हमने एट द एंड आखिर में परफॉर्म करना होता है। अब हम आते हैं फिजिकल डिजाइन के ऊपर। टेक्नोलॉजीज टू सपोर्ट द अल्टरनेट आइडेंटिफाइड एंड वैल्यूएट इन द लॉजिकल डिजाइन आर सिलेक्टेड, कि लॉजिकल डिजाइन क्या बनेगा, उसको हम कैसे सिलेक्ट करें, उसके अंदर रहते हुए कैसे वर्क करें। कंपोनेंट वैल्यूएटेड ऑन मेक और बाय डिसीजन, किस तरह से हम एक कंपोनेंट को बना रहे हैं उसके ऊपर हम डिसीजन कैसे लेते हैं, कि एक कंपोनेंट फिजिकल डिजाइन में यही होता है, इसके कंपोनेंट्स बनाते हुए डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है इम्प्लीमेंटेशन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हमने इसका डिजाइन सोच लिया, सारा कुछ कर लिया, अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि हमने अपना ट्रेंड एंड डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करनी है, कि जो हमें चीज चाहिए क्या हमने उसके मुताबिक बना ली है, जो हमें ऑर्डर दिया गया था उस चीज को हमने रिट्राइव कर लिया, उसके अंदर रहते हुए काम को आगे चला लिया। अब आते हैं मेंटेनेंस एंड चेंज पे। जब हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसका मेन काम यही होता है उसको मेंटेन करना, और मेंटेन करते हुए अगर कोई चेंजिंग आ गई पूरे लाइफ साइकिल के अंदर तो उसको हम उसको बिल्ड कर सकें। अब यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें हमारे पास इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस, लॉजिकल डिजाइन, फिजिकल डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, ये सारा सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमारे पास वर्क करता है। वाटर सिस्टम, ये SDLC का वाटर फ्लो जो फॉल हमारे पास मेथोडोलॉजी है कि हमें बताती है कि A1 to ऑल हमने कैसे मूव करना है ताकि हम अपने सिस्टम को सिक्योर बना सकें और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर इसकी डीलिंग करवा सकें, कि हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरली बिजनेस को डील कर रहा है।
जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, उन सबको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उनका ओवरव्यू देख चुके हैं, प्रीवियस का ओवरव्यू देख चुके हैं, अच्छी तरह हर पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया, एलैबोरेट कर लिया है। नाउ दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।